हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्स क्लासेस 12 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतरीन होंगे और आप सब लोग की पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान। और कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं गॉस नियम के अनुप्रयोग, है ना। इसके पहले हमने एक अनुप्रयोग कर लिया है, अब ये दूसरा अनुप्रयोग करने वाले हैं। ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ऐसा पूछेगा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से ही, ठीक है, कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है ना। यह है गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग ही है। लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो चलिए, इसको आज हम हल करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक धारावाही चालक तार बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक एल लंबाई का एक धारावाही चालक तार है। ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है? एल है। ठीक है। और इस धारावाही चालक तार को मान लेते हैं कि हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। ठीक है। कितना आवेश दिया है? प्लस क्यू आवेश इस चालक तार को हमने दिया है। ठीक है। तो अगर हम इस चालक तार को जब प्लस क्यू आवेश देंगे, तो ये जो प्लस क्यू आवेश है इस चालक तार के संपूर्ण लंबाई में क्या हो जाएगा? एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है। याद करिए, जब हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है। अगर आप रेखीय आवेश घनत्व नहीं पढ़े हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, सतत आवेश घनत्व या सतत आवेश वितरण करके, वो वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। वहां पे हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि हमारे पास एल लंबाई का एक धारावाही चालक तार है जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है। और जब हम इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये आवेश क्या होगा? इस चालक तार के संपूर्ण लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है। तब इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, है ना। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि कुल आवेश बटा कुल लंबाई, है ना। इसका मतलब है कि इस चालक तार का जो रेखीय आवेश घनत्व आएगा वो क्या आएगा? कुल आवेश बटा कुल लंबाई। हमने इसको कितना आवेश दिया है? क्यू आवेश दिया है। और इसकी लंबाई कितनी है? एल लंबाई है। मतलब जो रेखीय आवेश घनत्व आएगा वो कितना आएगा? क्यू अपान एल आएगा। ठीक है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि माना कि एल लंबाई का, स्मॉल एल लंबाई का एक धारावाही चालक तार है, है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तब चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, कितना हो जाएगा? रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से दर्शाते हैं, तो लेमडा बराबर, ठीक है। और रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है? रेखीय आवेश घनत्व होता है लेमडा बराबर कुल आवेश बटा कुल लंबाई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इस चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व निकालना चाहते हैं तो इस चालक तार को हमने कितना आवेश दिया है? क्यू आवेश दिया है। और इस चालक तार की लंबाई कितनी है? एल है। तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर हमें कितना मिल जाएगा? क्यू अपान एल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू अपान एल। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां से हमें क्यू निकालना हो, आवेश निकालना हो,
तो Q बराबर क्या आएगा, तो अगर Q बराबर निकालना है तो Q के बटे में क्या है, L है, तो L को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो इधर चला जाएगा तो L गुणे में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Q लेमडा इंटू L बराबर Q बन जाएगा। ठीक है, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, Q को पहले लिख लें उधर और लेमडा L को बाद में इधर लिख लें। तो कैसा इसको लिख सकते हैं कि Q बराबर लेमडा इंटू L, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने ये पता कर लिया कि हमने माना कि हमारे पास एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, हमने उसे प्लस क्यू आवेश दिया। जब प्लस क्यू आवेश दिया तो उसके संपूर्ण लंबाई में प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो हमने वहां से क्या निकाला, उसका रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व तो होता क्या है, लेमडा बराबर कुल आवेश बटा कुल लंबाई, है ना, ये क्या है आपका रेखीय आवेश घनत्व है। यहां से हमने क्या निकाल लिया, क्यू निकाला, और जब क्यू निकाला तो कितना आया, क्यू बराबर लेमडा इंटू एल मिला। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस चालक तार से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम क्या करेंगे, इस चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P मानेंगे। ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लिख लेंगे माना कि, या ऐसे लिखते हैं, धारावाही चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, धारावाही चालक तार से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या है, P है, अब जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो क्या कह रहा है, एक लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया कि ये हमारे पास L लंबाई का एक सीधा धारावाही चालक तार है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला, क्योंकि हमें क्या करना है, गॉस प्रमेय लगानी है। गॉस प्रमेय के लिए हमें पहले यहाँ पे एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि गॉस प्रमेय कहाँ लगता है, केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बंद पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, ये जो R है, इस R को हम त्रिज्या मान लेंगे, और इस R त्रिज्या का L लंबाई का एक बेलन की कल्पना कर लेंगे, ऐसे कि ठीक है, तो हमने क्या किया, L लंबाई, ये जो बेलन है, बेलन की लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, तो L लंबाई तथा स्मॉल r त्रिज्या का एक हमने बेलन की कल्पना कर ली। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, गॉस प्रमेय लगानी है, और जब तक हम बंद पृष्ठ की कल्पना नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि एक हमें बंद पृष्ठ बनाना है, गॉस प्रमेय बंद पृष्ठ पे ही लगती है, और जब तक हम बंद पृष्ठ नहीं बनाएंगे तो हम वहां पे गॉस प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमने क्या किया कि बिंदु P से होकर जाने वाला स्मॉल r त्रिज्या, ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, और स्मॉल L
लंबाई का एक बेलन की हमने क्या कर ली, कल्पना कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि इसके लिए, मतलब जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए बिंदु P से होकर होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या तथा स्मॉल l ऊंचाई के एक बंद गाउसियन बेलन की कल्पना करते हैं। ठीक है, हमें बिंदु पर P पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमने क्या किया, बिंदु P से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या और स्मॉल l ऊंचाई, ये जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, स्मॉल l है, तो स्मॉल l ऊंचाई के एक बंद गॉसियन बेलन की हमने क्या की, कल्पना की। ठीक है, तब अब यह यहाँ पे क्या हो गया, एक बंद पृष्ठ बन गया है ना, और जिस पर आवेश कितना है, +q आवेश दिया गया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इस पृष्ठ के अंदर, बंद गोली पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, q आवेश है। ठीक है, तब गॉस प्रमेय के अनुसार इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस प्रमेय ने क्या बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, मतलब गॉस प्रमेय के अनुसार जो किसी बंद पृष्ठ से फ्लक्स गुजरता है वो कितना होता है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, मतलब पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहां से गुणा कर देंगे तो फाई बराबर हमें क्या मिल जाएगा, फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, इसका मतलब इस बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो गॉस प्रमेय से हमें कितना मिल जाएगा, फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स गॉस या गाउस कह सकते हैं, गाउस प्रमेय से, तो गाउस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स गाउस प्रमेय के अनुसार कितना हो जाएगा, फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, फाई बराबर Q/ε0। क्लियर है ना, तो ठीक है, इसके लिए मैं इधर लिख देता हूं आगे कि फाई बराबर Q/ε0, लेकिन Q का मान समीकरण 1 से हमें कितना पता है, तो लेमडा इंटू एल, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से Q का मान रखने पर रखिए क्या बन जाएगा, फाई बराबर Q की जगह हमें क्या रखना है, लेमडा इंटू L/ε0 बटे में है, तो बटे में ε0 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया है ना, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये जो हमारे पास बेलन है ना, इस बेलन में 3 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, 3 पृष्ठ हैं, तो हम तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला अलग अलग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। मतलब अभी तो ये गॉस प्रमेय के अनुसार है, अगर हम फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स निकाले तो फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स कितना आता है फाई बराबर, इधर मैं लिख रहा हूं कि फाई बराबर
ई डी ए कॉस थीटा, है ना। जहां पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, डी ए क्या है, क्षेत्र अल्प क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ठीक है, तो अगर हम इसके अनुसार निकाले हैं तो गॉस विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो क्या बनेगा, ई ए कॉस थीटा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जहां पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ए क्या है, क्षेत्रफल है उस पृष्ठ का। ठीक है, और ये क्या है, थीटा क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल सदिश आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, है ना। विद्युत फ्लक्स से आप डालेंगे तो विद्युत फ्लक्स में सब कुछ वहां पे हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पृष्ठ को, या जो ये बेलन है, इस बेलन को 3 अलग अलग भागों में बांटेंगे। ठीक है, आप सोचिए कि इस पृष्ठ, ये जो बेलन है, बेलन में कितने पृष्ठ हैं, तो बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 आधारी वृत्ताकार होते हैं और एक होता है वक्र पृष्ठी। ठीक है, आधारी वृत्ताकार का मतलब है, अगर मान लीजिए आपके घर में टंकी है, टंकी एक बेलन के आकार की होती है। ठीक है, ड्रम है तो ड्रम बेलन के आकार का होता है, उसमें आपने देखा होगा कि एक ढक्कन होता है और एक पेदी होता है। तो जो बेलन या जो आपके घर में टंकी या ड्रम है, ठीक है, उसका जो ढक्कन है और जो पेदी है वो किस आकार का है, वृत्त के आकार का है ना। इसीलिए यहाँ पे जो जो बेलन बना हुआ है, इसको मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला भाग है, ढक्कन वाला भाग है, और ये पेंदी वाला भाग है। क्लियर है, ठीक है। तो ये कैसा है, वृत्त के आकार का, और पेंदी वाला भाग कैसा होगा, वृत्त के आकार का होगा। क्लियर है, और ये जो साइड वाला है इसको कहते हैं वक्र पृष्ठी, है ना, वक्र पृष्ठी कहते हैं। तो यहाँ पे बेलन को हम क्या करेंगे, 3 अलग अलग भागों में बांट लेंगे, हो गया, इसका दूसरा नाम दे दिए, और ये जो वक्र पृष्ठी है इसको हमने नाम दे दिया तीसरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बेलन को 3 अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, और सभी क्षेत्रों से क्या करेंगे, फिर फ्लक्स निकालेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, तो अगर हमें इस पृष्ठ का जो कुल फ्लक्स निकालना हो, हम क्या करेंगे कि इस बेलन को 3 अलग अलग पृष्ठ में बांट लेंगे, और तीनों पृष्ठों से क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब तीनों पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स आ जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना भाई। एक ये वृत्ताकार है, ऊपर वाले ढक्कन वाले भाग से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, नीचे पेंदी है, पेंदी से विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, वक्र पृष्ठी है। ठीक है, पेंदी और ढक्कन के बाद जो चीज बच रहा है वो क्या है, वक्र पृष्ठी है। तो वक्र पृष्ठी से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है ना। तो अगर हम तीनों का पता चल जाए, ढक्कन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पेंदी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और जो वक्र पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें पता चल जाए, तो हम खुद फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं, निकाल ना सकते हैं सभी को आपस में जोड़ के। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ले लिए, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फिर हम बेलन को बेलन को 3 अलग 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 भागों में बांट लेते हैं बांट लेते हैं बांट लेते हैं। ठीक है, जिसमें 2 कैसे हैं, ढक्कन और पेदी वाला आधारी वृत्ताकार है, और एक जो बीच वाला भाग बच रहा है वो कैसा है, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, 3 अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, जिसमें जिसमें एक एक और 2। ठीक है,
ये वाला ऊपर वाला भाग, और ये दूसरा हमने नाम दे दिया नीचे वाले भाग का, जिसमें 1 और 2 आधारी वृत्ताकार हैं। आधारी वृत्ताकार तथा तथा तीसरा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ है। ठीक है, 3 अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, जिसमें 1 और 2 आधारी वृत्ताकार तथा तीसरा क्या है, वक्र पृष्ठ है। क्लियर हो गया? ठीक है, वक्र पृष्ठ है या वक्री पृष्ठी, वक्र पृष्ठी है ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, वक्र पृष्ठी है, ऐसा थोड़ा सा ज्यादा ठीक लग रहा है, वक्र पृष्ठी है। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? तो अब इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, ठीक है, इस वेलन से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा, इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले अलग अलग विद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। कि हम पहले पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लें, दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लें, और तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लें। ठीक है, और सभी को क्या कर दें, आपस में जोड़ दें। तो क्या लिखेंगे कि बेलन से गुजरने वाला, तब बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फ्लक्स तीनों पृष्ठों से पृष्ठों से गुजरने वाले अलग अलग विद्युत फ्लक्सों के अलग अलग विद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। ठीक है ना? हमने क्या किया, बेलन को 3 अलग अलग भागों में बांटा, जिसमें पहला और दूसरा, जैसे बताया घर में आपकी टंकी है, ढक्कन वाला भाग और पेंदी वाला भाग क्या है, वृत्त के आकार का है। ठीक है, और जो ढक्कन और पेंदी के बीच में जो बच रहा है वो क्या है, वक्र पृष्ठी है। ठीक है, तो हमने बेलन को इसी तरह बांट लिया 3 अलग अलग भागों में, जिसमें पहला मतलब ढक्कन वाला भाग, दूसरा पेंदी वाला भाग, ये कैसे हैं, आधारी वृत्ताकार है, ऐसा समझ लेते हैं। और जो बीच वाला भाग है वो कैसा है, तीसरा भाग है, और वो क्या है, वक्र पृष्ठी है। तब बेलन से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, तीनों अलग अलग पृष्ठों से, मतलब पहले पृष्ठ से, दूसरे पृष्ठ से, तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाले अलग अलग विद्युत फ्लक्सों के योग के बराबर होगा। मतलब इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला कोई विद्युत फ्लक्स अलग हो सकता है, इससे भी गुजरने वाला कुछ विद्युत फ्लक्स हो सकता है, तीसरे वाले पृष्ठ से भी गुजरने वाला कुछ विद्युत फ्लक्स हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो गुजरने वाले तीनों पृष्ठों से कुल विद्युत फ्लक्स है, अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो हमें इस बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो योग के बराबर होगा, तब कुल फ्लक्स फाई बराबर कुल फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, है ना? पहले वाले पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को हमने नाम दे दिया फाई 1, दूसरे वाले पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को हमने नाम दे दिया फाई 2, तीसरे वाले पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का हमने नाम दे दिया फाई 3 नाम दे दिया। ठीक है ना? अब चलिए देखते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इसके अंदर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश से आपको पता है कि जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी कैसे गुजरेंगी, लंबवत बाहर की ओर गुजरेंगी। ठीक है, तो ये ऐसे गुजरेंगी लंबवत बाहर की तरफ, ठीक है, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ये ऐसे गुजरेंगी। कौन,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में हमारा होगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो फ्लक्स के लिए सूत्र क्या आता है कि फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। तो पहले वाले पृष्ठ के लिए हमने ये सूत्र लिख लिया। दूसरे वाले के लिए भी अगर हम देखेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा प्लस तीसरे वाले के लिए भी ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, डी ए है, अल्प क्षेत्रफल है ना। तो अल्प क्षेत्रफल के कारण हमें अल्प फ्लक्स निकलेगा। तो अगर हमें कुल फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। क्योंकि डीए का मतलब है कि अगर हम किसी पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, आप याद करिए जब हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था तो वहां पे बताया था कि अगर किसी पृष्ठ से हमें फ्लक्स निकालना है तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस पृष्ठ पर एक अल्पांश लेंगे और उस अल्पांश के कारण पहले विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और जब वो विद्युत फ्लक्स आ जाएगा तो उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, है ना। तो इसी तरह अगर हमें पहले वाले पृष्ठ से फ्लक्स निकालना हो तो यहाँ पे हम एक अल्पांश मानेंगे और उस अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अल्प मिलेगा। तो कुल फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस अल्प फ्लक्स का समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो चीज है ई डी ए कॉस थीटा है, ये अल्प फ्लक्स है ना, अल्प क्षेत्रफल के कारण हमें क्या करना है, कुल फ्लक्स निकालना है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया, इसका भी इंटीग्रेशन किया, इसका भी इंटीग्रेशन किया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो ये थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तीनों के लिए, पहले वाले पृष्ठ के लिए भी, दूसरे वाले पृष्ठ के लिए भी, तीसरे वाले पृष्ठ के लिए भी, है ना। अब ये तार हमारा ऐसा रखा है, इस बिंदु P पर हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इस यहां से जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो ऐसी होंगी, इसकी दिशा इस तरफ होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें जो पहले वाले पृष्ठ की बात करते हैं कि पहले वाले पृष्ठ पर हमें क्या चाहिए, जो थीटा होता है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो ये जो ढक्कन है ना, जैसे मान लीजिए ये टंकी हो गई, टंकी की ये ढक्कन हो गया। अब ढक्कन पे हमें क्या करना है, क्षेत्रफल सदिश पता करना है। तो याद करिए क्षेत्रफल सदिश फ्लक्स में ही बताया था, क्या बताया था कि क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल के क्या होता है, लंबवत होता है। जैसे ये ढक्कन हो गया, ठीक है ना। तो इस ढक्कन के लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश, ऊपर की तरफ लंबवत कौन होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। तो एक बात बताइए कि ये ऊपरी वाला भाग है, इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ की ओर होगा, लंबवत ऊपर की ओर होगा, लंबवत ऊपर की ओर होगा। कौन, क्षेत्रफल सदिश, है ना। ये इधर की ओर कौन होगा, क्षेत्रफल सदिश, इस वाले सतह के लिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, तो अगर हम देखें तो इधर साइड हमारा विद्युत क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, डीए हमारा इधर जा रहा है, वेक्टर डीए मतलब अल्प जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम रखेंगे थीटा रखेंगे वो कितना रखेंगे, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है और क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्यों, विद्युत क्षेत्र इधर है, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना, और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। तो इनके बीच का जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 0 डिग्री 90 डिग्री रखना पड़ेगा थीटा की जगह पर। हमने क्या रख लिया, 90 डिग्री। ठीक है, अब उसी तरह दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। दूसरे पृष्ठ मतलब पेंदी, है ना। पेंदी से गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्रफल सदिश होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ढक्कन का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ निकला, उसी तरह पेंदी का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ की तरफ निकलेगा, पेंदी तरफ नीचे की ओर निकलेगा। क्योंकि 3D वस्तुओं में क्षेत्रफल सदिश कहाँ की ओर होता है, बाहरी होता है, बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो अगर ये पेंदी वाला है भाग, तो यहाँ से जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ की ओर निकलेगा, लंबवत नीचे की तरफ निकलेगा। क्योंकि 3D वस्तुओं में जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सतह के कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है, लंबवत। ठीक है, कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। तो ढक्कन के लिए तो बाहर ऊपर हो गया, लेकिन पेंदी के लिए बाहर कहाँ होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। इसका मतलब इसके लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे होगा, इस दिशा में होगा, ये होगा। ठीक है,
ये होगा। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे देखिए, अगर अब इनके लिए बात किया जाए, विद्युत क्षेत्र हमारा इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, क्षेत्रफल सदिश इस तरफ है ना, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश नीचे की तरफ है। तो इनके बीच का अब जो ये एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये क्या है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा है नीचे की तरफ। मतलब इनके बीच कितने डिग्री बन रहा है? कोण 90 डिग्री। मतलब दूसरे पृष्ठ पर भी जो ई है और क्षेत्रफल सदिश है, इनके बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पृष्ठ के लिए। तीसरे पृष्ठ पर हमने क्या किया? एक अल्पांश मान लिया, क्योंकि जहां पर हमें विद्युत फ्लक्स निकालना है वहां पे एक अल्पांश रहेगा। तो अल्पांश क्या है? डीए है। ये अल्पांश क्या है? डीए है। अब इसकी दिशा कहाँ की तरफ होगी? इसकी दिशा कहाँ की तरफ होगी? विद्युत क्षेत्र तो बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, अब कहने का मतलब जैसे आपने ढक्कन वाला भाग निकाल दिया, पेंदी वाला भाग निकाल दिया टंकी का, अब जो बीच वाला भाग बचा है वो क्या है? वक्रपृष्ठीय है ना। हमने ऊपर वाला भाग मतलब ढक्कन वाला भाग और पेंदी वाले भाग की बात कर ली, बीच में जो बचा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। वहां पर हमने क्या किया कि एक बिंदु पी लिया और उस बिंदु पर एक अल्प क्षेत्रफल की कल्पना की, ये इस तरह से। ठीक है, ये ऐसा होगा, होगा ना, ये ऐसा करके पूरा। ठीक है, अब इसी में हमने क्या किया? इस पॉइंट पर एक बिंदु पी लिया और इस पॉइंट पर हमने एक अल्पांश माना, अल्प क्षेत्रफल माना। तो अल्प क्षेत्रफल की दिशा कहाँ की तरफ होगी? ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ की तरफ होगी? लंबवत बाहर की ओर होगी, जहां क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है? डीए है। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो पृष्ठ की कैसे होगी? लंबवत होगी। समझिए, जैसे ये क्या है? बेलन है। ठीक है, बेलन का ये कौन सा वाला भाग है? वक्र पृष्ठीय है, ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे घर में टंकी है, अब टंकी का एक साइड आप ले लो, एक साइड, और उस पर क्या करो? थोड़ा सा एक आप अल्प क्षेत्रफल की कल्पना कर लो। तो जो अल्प क्षेत्रफल मान लो आपने यहाँ पे बनाया, तो क्षेत्रफल सदिश कहाँ की तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। उसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया? एक अल्प क्षेत्रफल माना ऐसे करके। ठीक है, तो जो ये अल्प क्षेत्रफल है, तो इसकी दिशा कहाँ की तरफ होगी? लंबवत बाहर की तरफ होगी, क्षेत्रफल सदिश की। इसका मतलब है कि जो हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा वो इधर की तरफ होगा, ये। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या है? विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में है। इसका मतलब इनके बीच का जो कोण है वो कितनी डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 डिग्री है, इसका मतलब इसके बीच का कोण यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब cos 90 का मान कितना होता है? तो cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पे जब 90 की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बस केवल हमारे पास बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, और cos 90 की जगह पे 0 आ गया, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए, cos 90 की जगह पे 0 आ गया, प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 आ गया। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे जब आप 0 से गुणा करोगे, पूरा 0 हो गया, प्लस यहाँ पे भी जब आप 0 से गुणा करोगे तो ये भी 0 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा? इंटीग्रेशन ई डी ए। ठीक है, क्योंकि 1 से गुणा होगा यही मिल जाएगा। अब ये 0 है, ये भी 0 है, तो खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अच्छे से देखिए, क्या दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 को जब आप अच्छे से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष क्या है? बराबर है। ठीक है, और जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से, इसको याद रखिएगा, फाई बराबर इतना है, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से क्या है? एक पक्ष बराबर है,
तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ईडीए बराबर बराबर लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ई है इंटीग्रेशन के अंदर ई डी ए है ना। तो इंटीग्रेशन उसी का हम करेंगे जिसके साथ में डी लिखा हुआ है, और जिसके साथ में डी नहीं है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे ई और ए है। ई मतलब क्षेत्रफल विद्युत, सॉरी, ई मतलब विद्युत क्षेत्र और ए मतलब क्षेत्रफल। ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ तो डी लगा नहीं है, मतलब विद्युत क्षेत्र बाहर आ जाएगा। केवल डी किसके साथ लगा है, क्षेत्रफल के साथ, मतलब क्षेत्रफल अंदर रहेगा। तो जिसके साथ डी नहीं लगा है उसको बाहर निकालिए। तो ये हो गया ई। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन डी ए बराबर लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डी ए है ये क्या है, अल्प क्षेत्रफल है, जो हमने यहाँ पे अल्प क्षेत्रफल माना था। ठीक है। किस पर माना था, इस वक्र पृष्ठ पर माना था। ठीक है। और समाकलन का मतलब है कि ये जो अल्प क्षेत्रफल डीए है ना, इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लेना। और डीए किसका है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, अल्प क्षेत्रफल है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। समाकलन का मतलब है कि उसका पूरा क्षेत्रफल। ठीक है। समाकलन का मतलब है कि इस वक्र पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है। मैं इसको इधर लिखता हूं कि बेलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कितना होता है, 2 पाई आर। आपने ऐसा पढ़ा होगा 2 पाई आर एच। ठीक है। 2 पाई आर एच। आर तो ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या है। एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है। लेकिन हमने यहाँ पे जो बेलन की ऊंचाई मानी हो क्या मानी है, एल मानी है। तो एच की जगह पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इंटीग्रेशन डी ए लिख सकते हैं, क्योंकि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है। और डी ए मतलब अल्प है, और समाकलन करने का मतलब है कि उस अल्प का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर। अगर बेलन की ऊंचाई एच होती तो एच लिखते, लेकिन यहाँ की ऊंचाई क्या है, एल है, तो हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। मतलब इंटीग्रेशन डीए बराबर हमें क्या मिला, तो इंटीग्रेशन डीए बराबर हमें मिला क्या, डीए बराबर 2 पाई आर एल। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन की जगह पे हमें क्या, डीए की जगह पे क्या लिख देना है, 2 पाई आर एल। क्योंकि ये जो ए था, क्योंकि ये जो डी ए था ये किसका क्षेत्रफल था, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का था ना। ऊपर वाला और नीचे वाला को तो क्षेत्रफल हमने लिया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स है वो क्या है, जीरो है। यहाँ भी फ्लक्स क्या है, जीरो है। ठीक है। केवल कहां से मिल रहा है, वक्र पृष्ठ पर मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक अल्प क्षेत्रफल माना। जब अल्प क्षेत्रफल माना तो ये अल्प क्षेत्रफल डीए है। तो किसका अल्प क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ का ना है। तो हम समाकलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस वक्र अल्प क्षेत्रफल का पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो ये डीए किसका था, अल्प क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का। इसका मतलब समाकलन कर रहे हैं डीए का, तो डीए का समाकलन करने का मतलब है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई आर एल होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इंटीग्रेशन डीए बराबर 2 पाई आर एल। इसका मतलब है इंटीग्रेशन डीए की जगह पर हमें क्या रख देना है, 2 पाई आर एल रख देना है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए, चलिए बढ़िया। बस अब थोड़ा सा और बचा है, पहुंचने ही वाले हैं, है ना, अपना व्यंजक होने ही वाला है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीए की जगह पे हम लिख देंगे क्या,
इंटीग्रेशन डी ए की जगह पे 2 पाई आर एल लिख देंगे, क्या जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है 2 पाई आर एल, क्लियर हुआ। बराबर में क्या है, तो बराबर में है लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये जो एल है, ये एल इधर भी है, ये एल इधर भी है, इधर एल इस पूरे के साथ में गुणे में है, इधर आएगा तो बट्टे में जाएगा, तो एक एल अंश में है, एक एल हर में आ जाएगा, मतलब एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हम एल से एल को यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। अब जो बचा है उसको पक्षांतर करते हैं कि हमें ई निकालना है, विद्युत क्षेत्र है ना, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर कहाँ है, गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो इसको ऐसा लिख लेंगे 1/2 पाई आर, ठीक है गुणे में क्या आ गया, लेमडा इंटू यल, लेमडा इंटू यल, ठीक है। इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं, तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लाते हैं इसके साथ में, इंटू लेमडा अपान आर इसके साथ में रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है लिख लेंगे यही धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल अगर यहां से करना हो तो न्यूमेरिकल को करने के लिए हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे। देखिए अगर हम न्यूमेरिकल के लिए जब हम फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का सीधा सीधा मान है कितना, 9 गुणे 10 की घात 9, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान नहीं है, हमारे पास किसका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है, और कितना है 9 गुणे 10 की घात 9। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर 4 बना लें तो हमारा काम बन जाएगा, हमें सीधा सीधा यहाँ पे अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख जाएगा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 9 गुणे 10 की घात 9। तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अंश और हर में 2 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो अंश और हर में अगर हम 2 का गुणा कर लें तो क्या बन जाएगा, अंश और हर में 2 का गुणा करना है तो 2 गुणे 1 बटे में कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहले से है, इंटू क्यू अपान आर, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर होगा 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर, ठीक है। इसको एक काम और कर सकते हैं, क्या कि यहाँ पे चलिए यहीं पे कर देते हैं, ये जो एक है तो इसको एक यहीं पे रहने देते हैं, और ये जो 2 है इस 2 का गुणा क्यू के साथ कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2q अपान आर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल करने के लिए हमारे पास सूत्र अच्छा मिल गया हमें, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब करेंगे तो हमें यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सीधा सीधा पता है, कितना रख देंगे 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है। इसीलिए हमें ये चीज करना पड़ा ताकि न्यूमेरिकल के लिए आसानी हो जाए, है ना, न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना, और आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आज क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो, ठीक है। आज क्लास बस इसे ख़त्म करते हैं, है ना, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए, ठीक है बहुत बढ़िया।
है ना। तो आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर अगली नई वीडियो में, नई क्लास में। तब तक आप अपना सभी ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप सब लोग अच्छे रहेंगे तो मैं अच्छा रहूँगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कल की नई क्लास में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।